अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक। और नसरुल्लाह मलिक साहब आज भी लालत के बायस प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन हम दुआ गो हैं कि वो जल्द इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें और आपके सामने दोबारा यहाँ बैठकर अपना तज्जिया भी दें और सवालात की बौछार भी करें। लेकिन जहाँ हम इस सब के लिए दुआ गो हैं, वहाँ अपनी मुल्क की सूरत हाल भी आवाम के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। मुल्क में इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी है, आमद है उसकी। इसके साथ ही माहौल में जिन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, इनकी जाँच पड़ताल का आज आखिरी दिन था। आज सबको पता चल गया कि किसको कितनी लेवल प्लेइंग मिली है। आज सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी वीडियोस देखने को मिली जिनमें पीटीआई के उम्मीदवारों के तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा को कहीं सादा कपड़ों में और कहीं पर पुलिस की वर्दी पहने लोग गिरफ्तार करके ले गए। यहाँ तक कि इनके साथ जाते हुए नामवर वकील भी सिर्फ मुंह ही देखते रह गए। दूसरी तरफ इमरान खान के लाहौर और मियाँ वाली यानी के दोनों हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए, जबकि दीगर में लाहौर से हमाद अजहर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, जमील असगर भट्टी, मुसरत जमशेद चीमा, आजम सवाती, जुल्फी बुखारी, सियालकोट से उस्मान डार की वालदा और भाभी भी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से अली मोहम्मद खान, शहरियार अफरीदी, मुराद सईद, साबिक स्पीकर असद कैसर और बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तमाम तर हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। दूसरी जानिब पीटीआई का बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन के लिए वैसे ही दर्द सर बना हुआ है, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन बहुत परेशान है और पेशावर हाई कोर्ट के दिए हुए फैसले पर नजरसानी की अपील भी दायर कर चुका है। इलेक्शन कमीशन पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेना चाहता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को लगता है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के आइन के मुताबिक नहीं हुए। उन्हें बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं इसके ऊपर। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए भी बुलवाया था, जबकि नवाज शरीफ साहब कहां से किसको टिकट देंगे इस पर भी आज बात करेंगे। और साथ साथ बात ये भी की जाएगी कि इलेक्शन में बहुत थोड़ा वक्त रह गया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आवाम के पास जाएंगे, कब जाएंगे, कितनी देर तक जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें ज़ेरे बहस रहेंगी। मुख्तलिफ धड़ों से इत्तेहाद करने की बातें भी की जाएंगी और उसमें मसरूफ़ भी रहेंगे। यहाँ तक कि इलेक्टेबल्स को पार्टी में शामिल करने में लगे हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अभी तक आवाम के सामने नहीं जा सके। दूसरी तरफ अगर बात की जाए अफवाज पाकिस्तान की, तो पाक फौज दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। इसी साल सन 2023 की अगर हम बात करें तो सन 2023 में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कई ऑपरेशन भी हुए और बहुत से दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल भी किया गया और बहुत से दहशतगर्दी छोड़कर कौमी धारे में शामिल भी हो गए। इसी पर बात भी करेंगे। हमारे मौजूद मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लियाकत शहवानी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। साथ साथ हमें ज्वाइन किया है हामिदुल मशरिकी साहब, ये भी सीनियर तज्जियाकार हैं। और दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहाज साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। चूँकि मुल्क में सियासी गहमा गहमी अपनी रूज पर है, आज जैसा हमने देखा कि हालात जो है वो दिन ब दिन करवट बदल रहे हैं। आज जो सियासी करवट ली हालात ने, वो कागजात नामजदगी का मामला था। ऐसे में बात करूंगी शहवानी साहब मैं आपसे कि आज नून लीग के तो तमाम तर कागजात जो है वो एक्सेप्ट कर लिए गए, लेकिन हमने देखा है कि पीटीआई के ज़्यादातर मुस्तरद कर दिए गए। क्या समझते हैं कि इनको पूरी तरह से मैदान नहीं दिया जा रहा खेलने के लिए, या ये एक्सेप्ट हो जाएंगे बाद में सबके? देखिए, मैदान को जो है डस्टी बनाया जा रहा है, गर्द आलूद उड़ाया जा रहा है और ब्लर किया जा रहा है पूरे पिक्चर को कि उसमें क्लियरिटी ना रहे। और नॉट ओनली पीटीआई बल्कि बहुत सारी जमातों के दीगर जो कैंडिडेट्स हैं उनके भी कागजात आज मुस्तरद हुए हैं। और उसमें मोस्टली जो नून लीग के हैं उनके लिए इस वक्त मैदान खुला नज़र आ रहा है। जमीयत के भी एक आध के अलावा किसी के कागजात मुस्तरद नहीं हुए। तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पहले स्क्रूटिनी के अमल में इतना दिलचस्पी या तो नहीं लिया गया या फिर इतना गहराई से उसकी छानबीन नहीं हुई। अगर पहले इंतखाबात में भी इस तरह छानबीन होती तो बहुत सारे लोगों के कागजात मुस्तरद हो जाते। इस दफ़ा इस पर बड़ा फोकस रहा है। और ये भी मैं बताता चलूँ कि अगर साथ ये शर्त आयद किया जाता कि जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो कैंडिडेट खुद अपने ही कलम से
फाइल करेंगे। अगर ऐसी कोई शर्त होती तो इससे ज़्यादा कागजात मुस्तरद हो जाते, क्योंकि कैंडिडेट्स की अहलियत वो भी बहुत कम है जिसे हम जानते हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मेरा नुक्ता नज़र ये है कि बादियो नज़र में पीटीआई के अलावा जो बहुत सारी जमातों के कैंडिडेट्स के कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं, वो आगे अपीलेट्स कोर्ट्स में फोरम पे जाके मोस्टली बहाल हो जाएंगे। शायद ये एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि नॉट ओनली पीटीआई बल्कि बहुत सी जमातों के लिए एक ही तरीक़ाकार रवा रखा गया है कि जो नामजदगी पेपर्स हैं उनकी बड़ी गहरी छानबीन की गई है और इस बुनियाद पर उनको मुस्तरद कर दिया गया है। कोई ज़िद पीटीआई नहीं है, कोई बुग़्ज़ पीटीआई नहीं है। पीटीआई को शायद कंसोल करने की कोशिश है, ये बावर कराने की कोशिश है मासिस को कि कानून सबके लिए बराबर है, सिर्फ पीटीआई के मुस्तरद नहीं हुए और बहुत सारों के मुस्तरद हुए हैं। ठीक, हामिदुल मशरिकी साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, चूंकि बहुत ही खूबसूरती से इस तज्ज़िये को बयान किया शहवानी साहब ने। उनका कहना है कि पीटीआई को कॉर्नर नहीं किया गया, सिर्फ ये एक मैसेज दिया गया है कि स्क्रूटनी बहुत टाइट है इस दफ़ा। तो ये बताइएगा कि जिन बाकी जमातों को इसमें उन्होंने साथ शामिल किया है, मुस्तरद किए गए हैं, क्या वो तमाम वो जमातें तो नहीं है जो इत्तेहादी बनने को तैयार नहीं है, मुस्लिम लीग नून की या अब पीपल्स पार्टी की? उन जमातों को जद में लिया गया, इनको मैसेज दिया गया कि अगर हमारे साथ खड़े ना हुए तो अभी से खमियाजा भुगतोगे? जी अनिला, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि आज पीटीआई इलेक्शन कमीशन से ये पूछने में हक बजानिब है कि कोई रह तो नहीं गया जिसके आपने कागजात मुस्तरद करने हो। मैं तो ये समझता हूं कि तमाम पीटीआई की जितनी भी लीडरशिप थी, क़यादत थी, जो थोड़ी बहुत एक्टिव थी, सारों के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। मेरा ख्याल ये है कि देखिए, एक दो चीजें हम ब्रिगेडियर साहब जो बात कर रहे हैं, मैं माजरत का इख्तलाफ करूंगा, वो ये कि ये कह देना कि जी अदालतों में जाकर ये मंजूर हो जाएंगे, इसके दो नुकसान है। एक तो ये कि इसका मतलब ये कि हम सब ये जानते हैं कि ये कागजात गलत मुस्तरद किए गए हैं, इसलिए अदालतें सही फैसला देकर उनको जनाब दोबारा बहाल कर देंगी। दूसरी जानिब ये बात कही जा रही है कि जी अदालतें इसलिए बहाल करेंगी ताकि ये कि एतमाद बहाल हो जाए, वहीं अदालतों को मुतनाज़ा बना दिया जाएगा जी कि देखें जी पीटीआई को ये फेवर कर रहे हैं। तीसरी बात ये है कि क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि एक ही जैसे एतराजात पर बाकियों के तो कागजात मंजूर हो जाएं और उससे छोटे छोटे एतराज पर, जैसे बिजली का बिल नहीं दिया, सब्जी वाले के पैसे देने हैं, सामने हमसाया कह रहे जी ये अपनी बीवी के साथ इसका अच्छा सलूक नहीं है, इस तरह के ओंडे इल्जामात के ऊपर पीटीआई के लीडरशिप के कागजात मुस्तरद करना मेरा ख्याल है इलेक्शन होने से पहले ही मुतनाज़ा बनाने के बराबर है। हामिद साहब, एक और बात भी तो है ना यहाँ पे कि मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसके बहुत सारे लोग हम दिन भर देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, अदालत के खिलाफ भी बोलते हैं। अगर ये जितने कागजात मुस्तरद हुए हैं इनके हक में फैसला आ जाता है अदालत का, तो क्या मुस्लिम लीग नून के तमाम ओहदेदार ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, अदालत के खिलाफ ज्यादा बोलेंगे आके? बिल्कुल अनीला, आपने ठीक कहा। ऐसे ही होगा ना कि एक महाज बना दिया जाएगा अदालतों के खिलाफ, ताकि यह है कि जो भी मुकदमात पीटीआई के खिलाफ चल रहे हैं, सही हैं झूठे हैं, किसी भी तरह का उनको रिलीफ ना मिले। देखिए, अदालतों को किसी अंदाज में अंडर प्रेशर लाना जो है वो बहरहाल गैर कानूनी, गैर इखलाकी और गैर आईनी है, लेकिन पाकिस्तान में ये होता चला है। देखिए, एक बात समझे, इलेक्शन क्यों कराए जाते हैं? इलेक्शन करवाने का मकसद होता है कि एक मुस्तहकम हुकूमत आए जो कि मईशत को संभाल सके, बैन अल-अक़वामी मुआहदे कर सके, दुनिया को बता सके कि जी अब एक अवामी नुमाइंदा हुकूमत क़याम पज़ीर हो गई है, वरना तो निगरान हुकूमत ही सारे काम कर ले। अगर इस तरह के इलेक्शन हुए जो कि पूरी दुनिया को कबूल ना हुए, अगर ऐसे इलेक्शन हुए जिसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो गए, हमने आरओज के इलेक्शन देख लिए, हमने आरटीएस के इलेक्शन देख लिए, हमने सिलेक्शन के इलेक्शन देख लिए, भाई क्या करेंगे हम? मकसद तो ये कि ऐसे इलेक्शन जिसको अवाम और बाकी दुनिया कबूल नहीं करेगी, क्या उससे मईशत का फिर वो इलेक्शन तो नहीं ना रह जाएंगे, फिर तो सिलेक्शन हो जाएगी। और क्या उससे मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा? नहीं। क्या वो अवाम की नजर में काबिल कबूल होंगे या बैनुल अक़वामी दुनिया में काबिल कबूल होंगे? नहीं। मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन का किरदार इंतहाई मुतनाज़ा है। अदालतों के फैसलों के ऊपर डिपेंड करते रहना और ये सोचना कि अदालतें ही सब मामला ठीक करेंगी, तो फिर इलेक्शन कमीशन का क्या मकसद रह गया? मेरा ख्याल ये है कि अब फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को अपने मामलात को ठीक करना होगा और अदालतों के ऊपर जितनी जिम्मेदारी आती जा रही है उतना ज्यादा उनके
उनसे तवक्कुआत भी बढ़ती जा रही हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड पे पीपल्स पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ चुके हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड पे और भी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जैसे आपने शुरू में कहा कि अगर ये तासुर ही बन जाए कि जी एक नून लीग को या एक जमात को जिताना मकसूद है, तो समझे कि फिर इलेक्शन का मकसद खत्म हो जाएगा। फिर आप ऐलान करवा दें कि जी 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी को जी इतनी सीटें उनकी हैं और ये वजारत उज़्मा के जो हकदार होंगे। मेरा ख्याल ये है कि इस तरह सूरत हाल में मामलात मुश्किल होंगे। फिर तो इलेक्शन जो है वो यकीनन आर्टिफिशियल रह जाएंगे। आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। हामिदुल मशरिकी साहब आपकी तरफ वापस भी आएंगे सियासी सूरत हाल जानने के लिए, और हम वापस शहवानी साहब की तरफ भी आएंगे, लेकिन हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब भी मौजूद हैं, हम उनकी तरफ भी बढ़ेंगे, क्योंकि जहां इलेक्शन का मामला है, जहां सियासी सूरत हाल है, वहां पर एक और चीज़ जो आज सामने आई है वो एक स्टेटमेंट जो मैं अपने नाज़रीन से शेयर भी करती जाऊँ ASPR का, कि मुल्क भर में 18,736 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिनकी बहुत सारी रूट्स जो थी वो अफगानिस्तान से भी जाके मिलती थी। बलूचिस्तान में भी ऑपरेशन किए गए, पंजाब में भी किए गए, मुख्तलिफ सूबों में किए गए, और बहुत सारे हमारे जो नौजवान हमारे पाक आर्मी के जवान हैं उन्होंने अपनी जानों का नजराना भी पेश किया। ब्रिगेडियर साहब, कमिंग टू यू, ये ऑपरेशंस जो किए गए इससे हमारे मुल्क में यकीनन एक बेहतर मुस्बत असर तो पड़ेगा, आप इसको किस नजर से देखते हैं? जी देखिए, 2023 का साल जो है ना बड़े चैलेंजेस से भरपूर था। जब से ये शुरू हुआ जनवरी से लेके अब तक हालात पाकिस्तान में चाहे सियासी हो, चाहे सिफारती हो, चाहे इकोनॉमी के लिहाज से वो अच्छे नहीं थे, और उसमें हमें मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। और एक 5th जनरेशन वॉरफेयर भी थी जिसमें कि एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि शायद खुदा न खास्ता पाकिस्तान रियासत जो है वो मादूम होती जा रही है, उसकी स्ट्रेंथ उस तरह से नहीं रही है। फिर 9 मई के वाकयात भी हुए और इस तरह की चीजें। इन तमाम चीजों को देखते हुए जो आपके जो दहशतगर्द थे, जो कि छुपते फिर रहे थे और पनाहगाहें उनकी अफगानिस्तान में थी, वो समझे कि शायद पाकिस्तान में कोई ऐसा वैक्यूम क्रिएट हो गया है, कोई इस तरह के चांसेस बन गए हैं कि दोबारा से जाके अपनी कमीन गांव में जा सकते हैं और अपने ऑपरेशन दोबारा से लॉन्च कर सकते हैं। अब जैसे आपने कहा कि लगभग 19,000 के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं, जिसमें कुल लगभग 15,000 जो है वो बलूचिस्तान में हुए हैं और 2,000 KPK में। तो 19,000 में से कम 17,000 ऑपरेशन ऐसे थे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो KPK और बलूचिस्तान में हुए। अब ये दोनों बलूचिस्तान और KPK की सरहद किससे मिलती है? ईरान से, और 80% जो है वो आपकी अफगानिस्तान से मिलती है। अब अफगानिस्तान से बारहा उनको कह चुके हैं पूरी गवर्नमेंट को कि आप अपने जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान उससे जो दूसरी मुंसलिक दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको वहां से ऑपरेट ना करने दें, क्योंकि आप दोहा में भी इसको एग्री कर चुके हैं। और जब हमारे दुरानी साहब गए थे बायलैटरल लेवल की बातचीत करने के लिए, तो उनके सामने भी वादा किया और फॉल्स किस्म का उन्होंने एक फतवा भी जारी किया कि जो हमारे मुल्क की सरजमीन से हमला करेगा पाकिस्तान में या कहीं पे भी, वो मारा जाएगा तो शहीद नहीं होगा। लेकिन ये सारी जो थी एप्पल पॉलिशिंग थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो लेकिन फिर भी सबसे अच्छी बात ये है कि इन 15,000 जो ऑपरेशन हुए इंटेलिजेंस बेस्ड या कुल मिला के 19,000, इनकी जो इंटेलिजेंस बेस्ड है वो आपकी या तो टेक्निकल है या आपकी मिलिट्री और सिविल इंटेलिजेंस इदारे हैं, लेकिन इसमें मेजॉरिटी जो है वो पब्लिक की तरफ से इंफॉर्मेशन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को दी गई, चाहे उसमें FC थे, चाहे पुलिस थी या आर्म्ड फोर्सेस। तो ये चीज दिखाती है कि आपके जो लोग हैं, पब्लिक है, उनकी स्टेक्स चूंकि बढ़ चुके हैं, उनके बच्चों के अपने मुस्तकबिल वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि स्टेट के साथ खड़े होने में ही है, आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़े होने में, उनकी मदद करने के, दहशतगर्दों के साथ नहीं है। तो लिहाजा जो होल ऑफ सोसाइटी, होल ऑफ नेशन रिस्पॉन्स जो जनरेट हुआ वो सबसे बेहतरीन एक इकाई है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूं कि ऐसे ऑपरेशंस को जल्द से जल्द जो है उन पे हमें काबू पाना चाहिए इन ऑपरेशंस के जरिए, और किसी सूरत भी TTP को या दूसरी चीजों को, दूसरी इस तरह के जो सो कॉल्ड नई ऑर्गेनाइजेशन सामने आ रही है उनको पनपने नहीं देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कौम को और फौज को मिल के ऑपरेशन करने की जरूरत है। हमने तकरीबन 1300 शहादतें भी दी हैं, इसमें 1000 तो बेचारे मासूम शहरी हैं। हम तो चलो ठीक है, फौजी जो है वो तो लड़ने और मरने के लिए हम लोग, हमारा प्रोफेशन ही यही है। 300 के करीब शहादतें जो है आर्म्ड फोर्सेस ने, पुलिस ने, FC ने दी हैं, लेकिन हम सब मिलकर इस अफरीद को पनपने नहीं देंगे। और इस बात को याद रखें कि जो आपका अफगानिस्तान है, अगस्त 2021 से लेकर अब तक तकरीबन 2.25 साल का उसका टेन्योर हुआ है, इसमें इतनी काबिलियत नहीं है कि आप 17,000 जो है वहां से इन्फिल्ट्रेशन करा सके या लोगों को फंडिंग कर सकते हैं। इसके पीछे इंडिया छुपा हुआ है और कुलभूषण यादव हमारे सामने उसकी जिंदा मिसाल है। और हमने इंटरनेशनल लेवल पे चीफ आर्मी स्टाफ अभी जब अमेरिका गए थे और यूनाइटेड नेशन जो उनके सेक्रेटरी जनरल से मिले, तो अपने इंडिया के रोल को
उजागर किया और बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताया कि ना सिर्फ वो आपके घर में या किसी कनाडा में खालिस्तान की लीडरशिप को वहां पे हिट किया और न्यूयॉर्क में उन्होंने जो है खालिस्तान की दूसरी लीडरशिप को हिट करना था। इसी तरह जो है वो जनूबी एशिया में भी इंडिया का जो और बीजेपी का खास करके और रॉ का जो रोल है उसको उजागर किया गया है। तो आप देखें तो अभी जो उनकी जो रिपब्लिक डे के ऊपर फरवरी में जो बाइडेन ने आना था उसने अपना विजिट तर्क कर दिया था क्योंकि बदनामे जमाना रॉ और इंडिया बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि 2023 में हमने बहुत टफ टाइम देखा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला 2024 जो है एक उम्मीद की किरण लेके नमूदार होगा और 8 फरवरी को इलेक्शंस आ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन से नई गवर्नमेंट जब आएगी जो पब्लिक जो उसको इलेक्ट करेगी तो मैं समझता हूँ कि दुनिया और डोमेस्टिक लेवल पे स्टेट पे लोगों का एतमाद बढ़ेगा। बिल्कुल, स्टेट पे लोगों का एतमाद बढ़ेगा और अफवाज पाकिस्तान का भी ये अज़्म है कि आखिरी दहशतगर्द को जब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा लेते तब तक लड़ते रहेंगे और अपने मुल्क को अमन का गहवारा बना लेंगे। अब तीनों मेहमान हमारे साथ रहिएगा, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।